नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। यहाँ प्रश्न उत्तर को जानने से पहले हम कुछ बातों को भी समझ लेते हैं। अब केवल अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं वही पाठ के प्रश्न नहीं होते हैं, कुछ पाठ के अंदर भी प्रश्न दिए गए रहते हैं। उसके अलावा जब हम पाठ पढ़ते हैं उसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं जो याद करने लायक होते हैं, जिसका जिक्र प्रश्नों में नहीं होता है लेकिन वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिसको हमने महत्वपूर्ण बिंदु यानी महत्वपूर्ण तथ्य का नाम दिया है। तो हम लोग पहले ये वीडियो में पहले उन महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे जो उस पाठ का अमृत है। उसके बाद पाठ के अंदर आने वाले जो प्रोजेक्ट वर्क यानी उसको हम कह सकते हैं कि पाठगत प्रश्न, उसको जानेंगे, उसके उत्तर को देखेंगे और तब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से सारी क्लेरिफिकेशन करेंगे। यह वीडियो जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला FIR। ये FIR क्या है? ये FIR हमने अक्सर झगड़ा झंझट में ये सुनने को हमने देखा है, सुना है इन सब चीज़ों को, और हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि FIR, फलाने ने FIR कर दिया, थाने में ले जाके FIR कर दिया। तो यह FIR जो है ये है क्या? ये FIR है क्या? तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसकी हिंदी में जो अर्थ है, इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है प्रथम दृष्टया रिपोर्ट। तो आइए FIR को थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि ये FIR अक्सर मतलब वास्तव में होता क्या है और इसमें क्या क्या दिखाया जाता है। FIR थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है, कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR कर सकता है। ये पढ़े लिखे के लिए हो गया। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या करेगा? वो मौखिक बताने पर दरोगा लिख लेता है, फिर पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम और अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में होने चाहिए। जानकारी देने वाले को FIR की एक प्रति निःशुल्क मिलती है। ये ध्यान देने वाली बात है। एक जो भी FIR दर्ज कराई जाती है तो उसकी एक कॉपी जो है वो निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो डाक और इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करवाई जा सकती है। क्लियर है? अगर कोई मना करता है थानेदार कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे तो डाक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करवाई जा सकती है। FIR उसी थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई जाती है जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने क्या इस पाठ में जाना है? पाठ में हमने जाना है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो ऐसा नहीं है कि थाने में उसको बहुत दिनों तक बंद करके रखेंगे, बिल्कुल नहीं। उसको किसी भी हालत में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ता है? प्रस्तुत करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। उसका सर का मतलब होता है, उसको समझते चलेंगे। मजिस्ट्रेट से ऊपर होता है और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हमने अभी जाना कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसको क्या करेंगे? 24 घंटे के अंदर हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी मजिस्ट्रेट के सामने। और मजिस्ट्रेट से ऊपर भी एक न्याय का मंच होता है जिसे हम सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ये जो सत्र न्यायालय होता है वो मंच, और उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको हम सत्र न्यायाधीश कहते हैं। यानी मजिस्ट्रेट से ऊपर सत्र न्यायाधीश होते हैं।
और मजिस्ट्रेट, या अगर ये मजिस्ट्रेट कोई अगर फैसला देता है तो चूंकि ऊपरी जो मंच है, ऊपरी जो अदालत है वो सत्र न्यायाधीश का है, तो मजिस्ट्रेट के इस फैसले को आपको सत्र न्यायाधीश क्या कर सकता है, बदल सकता है, क्योंकि वो ऊपरी न्यायालय है, बड़ी न्यायालय है। आइए, उसके बाद है सभी राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। सभी राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य की सबसे बड़ी कचहरी होती है। उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय से ऊपर होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय में अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाए जाते, वहां केवल जानकारी के फाइल के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि सत्र न्यायालय में ही गवाह और जो अभियुक्त है उसको बुलाया जाता है, लेकिन ऊपरी न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में आपको अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाए जाते। वहाँ क्या है, वकील जो है जानकारी की जो फाइल है, जो साक्ष्य है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसी पे लड़ाई लड़ी जाती है और फैसला भी उसी के पे आता है। तो यहाँ हमको 2-3 चीज़ें मिलने को मिला। मान लीजिए कोई पुलिस है, पुलिस ने जब आपको क्या किया, पुलिस ने जब पकड़ा किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि उसको पुलिस को 24 घंटे के अंदर आपको जब एफआईआर दर्ज के बाद जब गिरफ्तारी होती है तो पुलिस को क्या करना पड़ता है, पुलिस को आपको उसको गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने उसके बाद प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें समझ में आई कि देखिए, एक हायरार्की है कि मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट से जो ऊपर है आपको, मजिस्ट्रेट से ऊपर आपको क्या होगा, मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट इससे ऊपर क्या हो गया, सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है उच्च न्यायालय, इसके ऊपर क्या है, उच्च न्यायालय। और इसके ऊपर भी एक है जिसको कहा कि जाता है क्या, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। यानी मजिस्ट्रेट के ऊपर सत्र है, सत्र के ऊपर उच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय है। ये इस प्रकार के न्यायालय हमारे देश में है। अब देखिए, अभी हमने जो कुछ चीजें जाना, अब जाइए देखते हैं कि बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में है। अगला पॉइंट क्या है, मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत देना, दहेज लेना, हत्या, खतरनाक दवाएं बनाना इत्यादि क्या है, फौजदारी मामले हैं। अब देखिए, 2 प्रकार के मामले होते हैं। कोई भी मुकदमा होता है ना, जो केस कहा जाता है, वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है फौजदारी और एक होता है दीवानी। इसी चीज को हम लोग आइए जानते हैं। तो फौजदारी में क्या होगा, जिसमें मारपीट होती है, चोरी डकैती है, मिलावट करना, रिश्वत देना, दहेज लेना, हत्या, खतरनाक दवाएं, ये सब क्या होता है, फौजदारी के मामले होते हैं। आइए आगे देखते हैं कि दीवानी मामले में क्या होते हैं। थोड़ा फौजदारी मामलों को भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है, फौजदारी मामले में अपराध साबित होने पर क्या होता है, क्या होता है, सजा। ये आज लिखा है, ये सजा होती है, सजा अवश्य मिलती है। आगे है, ऐसा कोई मामला जिससे समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, फौजदारी मामला माना जाता है। ऊपर तो हमने देखा कि चोरी डकैती हत्या इत्यादि सब फौजदारी मामले में आते हैं। यहां भी एक और परिभाषा हो सकता है कि जिससे समाज की शांति व्यवस्था भंग होती है उसे फौजदारी मामला माना जाता है। क्लियर है। आइए दूसरा अगला पॉइंट, जमीन जायदाद के मामले दीवानी मामले होते हैं। आज जमीन जायदाद के मामले में सजा नहीं होती है बशर्ते इसमें मारपीट न हो। जमीन जायदाद का मामला बंटवारा इत्यादि के होता है तो उसमें सजा का प्रावधान नहीं है, समझौते का प्रावधान होता है, सुलह कराया जाता है। अगर उसमें मारपीट होती है तब तो वो फौजदारी में भी पहुंचेगा, तब वहाँ सजा का प्रावधान हो सकता है, जबकि उसमें दीवानी में सजा का प्रावधान नहीं होता है। दीवानी मामले में आमतौर पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है बल्कि गवाह और कागजातों को देखकर फैसला किया जाता है। क्लियर है। इतना जानकारी है हमको कि गिरफ्तारी फौजदारी में होती है, दीवानी में नहीं होती है, बशर्ते मारपीट
नहीं हुआ हो। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? आईपीसी। ये हमें सुनने को मिलता है। तो आईपीसी का क्या मतलब होता है? इंडियन पेनल कोड। इसका हिंदी होता है भारतीय दंड संहिता। इसको याद कर जाना है। इस जितने भी एब्रिविएशन दिए जा रहे हैं सबको याद करना है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसको क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। उसके बाद है सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी हिंदी में सिविल प्रक्रिया संहिता। आइए आगे देखते हैं क्या है। आईपीसी की धारा 326। चूंकि 300 धाराएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि इस किताब में, इस पाठ में धारा 326 की का जिक्र किया गया, इसको जानते हैं। क्या है आईपीसी की धारा 326? यदि कोई खतरनाक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, चाकू, आग्नेयास्त्र वहीं बंदूक की सब, हानिकारक पदार्थ जैसे जहर, संक्षारक पदार्थ, आग, विस्फोट या अनुभाग में निर्दिष्ट किसी अन्य साधन का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर या गंभीर चोट पहुंचाता है तो वे आईपीसी की धारा 326 के तहत आरोप लगाया जा सकता है। किस पे? उस पे अगर किसी ने किसी पर आग्नेयास्त्र से उस पर अगर हमला किया हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, तो 326 के तहत उस पर आरोप लगाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। अब देखिए कैसे है, ये कैसे चलता है, कैसे केस होता है। कोई भी अगर मामला मुकदमा में जाता है तो किस तरह से कहाँ कहाँ उसको हल कराया जा सकता है। उसको ग्राम कचहरी में भी हल कराया जा सकता है, सत्र न्यायालय में भी हल कराया जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी हल कराया जा सकता है। और इसके एक आगे और सा एक था, वो उच्चतम न्यायालय था। आपको उच्चतम न्यायालय था। अब देखिए कैसे होता है। मान लिया कोई मामला है, ग्राम कचहरी में आए, ग्राम कचहरी से वो सीधे सत्र न्यायालय जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है ग्राम कचहरी से वो क्या जाए, थाना में जाए, फिर थाना से वो आपको सत्र न्यायालय में आएगा। अगर सत्र न्यायालय में से संतोष नहीं है तो व्यक्ति कहाँ जाता है? उच्च न्यायालय जाता है। अगर उच्च न्यायालय से भी संतोष नहीं है तो व्यक्ति कहाँ पहुंचता है? आपको उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाता है। यहाँ जो उच्च न्यायालय है, जो ये हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, और उच्चतम न्यायालय है जो देश के स्तर पर होता है। हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ है? ये हमारा नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। क्लियर है? और बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना है। क्लियर है? तो यही प्रोसीजर है। आपको ग्राम कचहरी से थाना, थाना से आपको सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय से संतोष नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से अगर संतोष नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय। यही पूरी का पूरा स्ट्रक्चर है और संरचना है हमारे पूरे न्याय प्रणाली की। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठगत प्रश्नोत्तर। अब पाठ में आने वाले प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखेंगे। आपके अनुसार पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? लिखकर या चित्र बनाकर बताइए। तो उत्तर क्या होगा? मेरे अनुसार पुलिस का काम है किसी भी झगड़े या विवाद का रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखना, मामले की छानबीन करना, अपराधी की गिरफ्तारी करना और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। फिर अदालत में संबंधित मामले के लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाकर पेश करना होता है। ये सारे आपको पुलिस के काम होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी में ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया? चर्चा कीजिए। क्यों सुनाया? जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा विनोद और अवधेश के झगड़े के बारे में। तो उत्तर क्या इसका होगा? जमीन के कागजात देखकर ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में सुनाया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी? तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं। आइए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए था? विनोद को अपना मामला न्यायालय में लेकर जाना चाहिए था। चलिए आइए आगे देखते हैं। थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों जरूरी होता है? अगर कोई मामला है तो उसका रिपोर्ट थाना में लिखवाना काहे जरूरी होता है? इसका उत्तर क्या हम होगा?
क्योंकि थाने में रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस आपकी मदद कर सकती है, गुनाहगार को पकड़ सकती है, मामले की जांच कर सकती है और जरूरत होने पर आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। क्लियर है? चलिए, मान लीजिए कोई अगर मामला हुआ, अगर आपने थाना में कर दिया तो थाना को पता चल जाएगा ना। आप उससे कह भी सकते हैं कि भाई हमको इससे डर है, ये कहीं कुछ हमारे साथ कर न दे, तो वो उस तरह से आपकी सुरक्षा भी वहाँ कर सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे? विवरण लिखिए। अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम थाने जाएंगे और थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे, फिर हम एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करेंगे। यदि मान लीजिए तो लिख लिया तब बात है। अगर वो थानेदार क्या करता है, कहता है कि रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, वो थाने वाला रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आगे इसका उत्तर है, यदि थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो डाक या इंटरनेट के माध्यम से बड़े पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करवाएंगे। क्लियर है? ये तरीका होता है एफआईआर दर्ज करवाने का। अब देखिए, एफआईआर की कॉपी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? मान लीजिए कोई आपने कहीं कंप्लेन किया तो उसका रिसीविंग चाहिए ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपने कहीं कोई रिपोर्ट लिखवाया है, साक्ष्य चाहिए ना। तो यहाँ भी वही मामला होगा। आइए उत्तर में देखते हैं क्या है। एफआईआर की कॉपी इसलिए जरूरी है कि अपने पास भी तो प्रमाण चाहिए कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर की कॉपी भविष्य में कानूनी कार्रवाई में भी काम आता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगर कोई थानेदार आपकी एफआईआर दर्ज न करे तो आप क्या कर सकते हैं? हमने पहले भी देखा है, वही बात यहाँ आंसर में हमको लिख देना है। आंसर में क्या होगा? अगर कोई थानेदार हमारी एफआईआर दर्ज न करे तो हम डाक या इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। 9, एफआईआर की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है? एफआईआर में जो शिकायत किया गया है तो पुलिस छानबीन में क्या पता लगाने का कोशिश करेगी? यही ना कि भाई जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, कौन गिल्टी है, कौन बेगुनाह है, यही बात है। आइए तो उत्तर में क्या होगा हम सब लोग जानते हैं। आइए उत्तर को देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। पुलिस यह पता लगाती है कि एफआईआर में लिखाई गई बात सत्य है या नहीं, यानी जिस व्यक्ति को दोषी बताया गया है वह वास्तव में दोषी है कि नहीं। कहीं एफआईआर में झूठी बात तो नहीं लिखाई गई। पुलिस यही सब छानबीन करती है, वो नहीं ना। क्लियर है ना? मान लीजिए दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ तो दोनों लोग चले जाएंगे एफआईआर दर्ज कराने। तो पुलिस क्या करती है, जो एफआईआर दर्ज किया गया है तो जांच करती है कि भाई इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी ने झूठा एफआईआर करा दिया है, इसीलिए जांच जरूरी है, इसलिए छानबीन की जाती है। मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार पिटाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर क्या होगा? ऐसा करना कानून के विरुद्ध होता है, इसलिए मामले की छानबीन पुलिस को सभ्य तरीके से करना चाहिए, न कि मारपीट का प्रयोग करके। मान लीजिए जांचें करने जा रहे हैं, वहां मारपीट आप खुदे करने लगे, तो ऐसे थोड़े होता है। चलिए प्रश्न 11, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर सजा क्यों नहीं सुनाई जा सकती? तो उत्तर क्या है? क्योंकि पुलिस तो मार पीट कर या दबाव बनाकर भी किसी व्यक्ति से अपना जुर्म कबूल करवा सकती है, इसीलिए क्या होता है, आपको वो सजा वहीं नहीं सुनाई जा सकती। क्योंकि मान लीजिए कि गवाही कराना है, चाहे किसी दबाव में ही पुलिस किसी मजबूत आदमी के दबाव में किसी आदमी को पीट पाट कर उससे वहीं आपको जुर्म कबूल करवा लेगा, तो क्या होगा? वो तो पक्षपात हो जाएगा। इसलिए आपको थाने में सजा नहीं सुनाई जा सकती, उसके लिए क्या होता है, अदालत जाना पड़ता है। आइए अगला देखते हैं। क्या छानबीन की प्रक्रिया को कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है? कैसे? आपस में चर्चा कीजिए। देखिए, पैसे के बल पर, बाहुबल के द्वारा या उच्च राजनीतिक पहुंच के बल पर कोई समर्थ व्यक्ति पुलिस की छानबीन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है कि नहीं। मान लीजिए कोई बहुत दबंग आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, चाहे बहुत पॉलिटिकल अप्रोच है, तो क्या करेगा?
वो दबाव बनाएगा पुलिस पर और क्या करेगा, आपको छानबीन के प्रक्रिया को प्रभावित करेगा ना। तो वही बात है, वही बात तो लिखना है हमको। अगला प्रश्न 13 क्या है, जमानत का प्रावधान क्यों रखा गया है। उत्तर क्या है, जमानत देने का तर्क यह है कि अगर आरोपी के भागने का कोई बड़ा संदेह या खतरा नहीं है तथा व्यक्ति अपना मुकदमा अदालत में खुद लड़ सके, इसके लिए जमानत का प्रावधान रखा गया है। क्लियर है। चलिए, अब जमानत में क्या होता है, किसी नामी गिरामी आदमी का वो अपनी जमानत देता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, उसके बाद आपको कुछ रकम भी गिरवी रखनी, जमानत के रूप में रखनी पड़ती है, तब आपको वहाँ छुट्टी मिलती है। छुट्टी क्या, गिरफ्तारी से वंचित किया जाता है, और उसी को जमानत कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है या गैर जमानती। उत्तर क्या है, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है। उसका मुकदमा फौजदारी था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। वैसे यह मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर होता है कि वह जमानत मंजूर करे या इनकार कर दे। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, चोरी डकैती कत्ल जैसे जुर्मों को गैर जमानती क्यों माना गया है। उत्तर क्या है इसका, क्योंकि ऐसे जुर्मों से समाज की शांति और व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए ऐसे जुर्मों को गैर जमानती माना जाता है। अब गैर जमानती और जमानती का क्या मतलब होता है, जमानती जिसमें आपको गिरफ्तारी किया गया है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आप क्या होगा, रिहा हो सकते हैं। और कोई भी केस जमानती है यानी उसको जमानत उसमें मिल जाएगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, वो रिहा हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपको गिरफ्तार होना ही होता है, आपका उसमें जमानत नहीं हो पाएगा, वही है गैर जमानती और जमानती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों जरूरी है। अब उत्तर क्या है, क्योंकि आरोपी को कानूनी अधिकार है, उसे इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि उसके खिलाफ पुलिस ने क्या आरोप लगाए हैं, साथ ही यह है कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी एकत्र की गई है, जिससे कि वह अदालत में अपने पक्ष का बचाव कर सके। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं, किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है। मान लीजिए दो आदमी झगड़ा किया है, तो जो उसका केस कोर्ट में चला गया है, तो दोनों आदमी के वकील को रहना ना पड़ेगा। क्या पता एक आदमी झूठ का वकील झूठ बोल रहा हो, तो दोनों का पक्ष, इसलिए दोनों का पक्ष होना जरूरी है ना। इसीलिए यही बात है कि दोनों पक्ष का वकील होना क्यों जरूरी है। तो आइए उत्तर में देखते हैं क्या होगा, क्योंकि दोनों पक्षों के वकील द्वारा अपने मुवक्किल के पक्ष का दलील न्यायाधीश के सामने पेश हो पाए, जिसे सुनकर न्यायाधीश को पूरे मामले की जानकारी हो पाए और वो सही ढंग से न्याय कर सके। किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना या उनसे पूछताछ करना क्यों जरूरी है। उत्तर, किसी भी मुकदमे के मामले की पूरी तरह से अदालत में सच सच सामने लाने के लिए गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना जरूरी है। यानी गवाह रहेगा तभी ना सारा का सारा सच बाहर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है। पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है। पुलिस का काम मामले की छानबीन करना और गिरफ्तारी करना है, और मजिस्ट्रेट का काम साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाना है। यही पुलिस और मजिस्ट्रेट में अंतर है। 20वां प्रश्न, अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है। यदि किसी आरोपी को निचली अदालत के फैसले से असंतोष हो तो वह उच्च न्यायालय के फैसले के पुनर्निरीक्षण के लिए जा सके, यही अपील के प्रावधान का उद्देश्य है। मतलब मान लीजिए किसी अदालत ने फैसला दिया और आपके वो विरुद्ध है और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हमको न्याय नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर के अदालत पे जाकर अपील कर सकते हैं, यानी गुहार लगा सकते हैं कि निचली अदालत में हमें न्याय नहीं मिला है, इसकी सुनवाई की जाए। यही अपील का प्रावधान का उद्देश्य है कि आदमी अपने न्याय से अगर उसको असंतोष है तो ऊपर
वो जा सकता है। यही अपील का उद्देश्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले निचले की अदालतों को क्यों मानने पड़ते हैं? भाई ये तो संविधान में नियम है, इसीलिए मानना पड़ता है। उत्तर देखते हैं क्या है। क्योंकि यह संविधान का नियम है कि ऊपरी अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को मानने पड़ते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है पाठगत प्रश्न का अंतिम प्रश्न। कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखते हैं ना, कोई केस होता है बहुत साल बाद भी उसका डिसीजन नहीं आया रहता, बहुत दिन तक चलता रहता है। इसका कारण भी है, आइए देखते हैं क्या कारण है। अदालतों में न्यायाधीश की कमी, मुकदमों की अधिकता तथा लंबी कागजी प्रक्रिया आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कई मुकदमे कई साल तक चलते रहते हैं। क्लियर है? यानी जितना लोग हैं उसके अनुपात में क्या है, अदालत नहीं है, उस अदालत में क्या है, न्यायाधीश नहीं है, जज नहीं है, और कागजी प्रक्रिया बहुत लंबा है। इसी सब के चक्कर में बहुत दिन तक आपको ये केस चलता रहता है अदालत में। यही सब कारण। अभ्यास प्रश्न अब देखते हैं। किताब में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को हम देखते हैं। तो आइए पहला प्रश्न क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है, चाहे निष्पक्षता जो है दिखती है। आइए देखते हैं। हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद में विनोद ने अवधेश की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। अब पुलिस द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसकी पेशी हुई, जहां मजिस्ट्रेट ने विनोद को दोषी मानकर उसे 4 साल की सजा सुनाई। फिर विनोद ने सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उसे उसकी सजा 4 साल से 3 साल कर दी गई। इस फैसले से भी असंतुष्ट होकर विनोद ने उच्च न्यायालय में अपील की, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। सत्र न्यायाधीश ने क्या दिया था? 4 साल की सजा, आपको 3 साल की सजा। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा और इस पूरे प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है। क्लियर है ना? चलिए आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित बताइए। मैं कह रहा है कि जो न्याय का प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, क्या उसको प्रभावित किया जा सकता है, उसकी निष्पक्षता को? तो उत्तर क्या है? हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। कैसे भाई? पैसा के बल पर, पद के बल पर, बाहुबल के द्वारा या उच्च राजनीतिक पहुंच के बल पर कोई समर्थ व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हर में नहीं होता है, लेकिन कुछ में लोग यानी ये कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है ऐसा। अब देखिए, पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह बताइए कि न्याय दिलवाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी और क्यों है? अब देखिए, पुलिस है, वकील है, इसके बारे में यानी पुलिस का क्या काम है, वकील का क्या काम है, न्यायाधीश का क्या काम है, इन सब की एक तालिका है, इसको हम लोग को देखना है। आइए देखते हैं। पुलिस का क्या काम है? प्रथम रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज करना, मामले की छानबीन करना, अभियुक्त को गिरफ्तार करना, यदि वो आपको गुनाहगार है तो आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना। क्लियर है? अब उसके बाद आता है वकील का मामला। तो वकील का काम क्या है? वकील अदालत में अपने अपने पक्ष में सबूत पेश कर दलील पेश करना, अपने पक्ष का बचाव करना, अगली पेशी के लिए तारीख लेना और अदालत में कागजी कार्रवाई को अंजाम देना। ये किसका काम है? वकील का। अब देखते हैं आपको न्यायाधीश क्या करता है। मुकदमे को सुनता है, गवाहों का बयान सुनता है, मुकदमे की अगली पेशी की तारीख देता है और पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला वो
क्या करता है, सुनाता है। यही काम है आपको इन न्यायाधीश का, मुकदमे को सुनना, गवाहों के बयान को सुनना, मुकदमे का अगली पेशी का तारीख देना, आप पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में है, अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। ये तालिका था और ये आपको सब ब्लैंक था, यानी फौजदारी मामले में कौन कौन से हो सकते हैं, दीवानी मामले में कौन कौन से हो सकते हैं, फौजदारी मामले में कौन कौन से हो सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। अब देखिए दीवानी मामले में क्या होंगे? जमीन जायदाद संबंधी विवाद, मजदूरी का विवाद, लेन देन संबंधी विवाद, किराया संबंधी विवाद और तलाक संबंधी विवाद। उसके बाद आपको हत्या का मामला जो है ये फौजदारी में आता है। तो फौजदारी में क्या होगा? हत्या का मामला, चोरी डकैती का मामला, बलात्कार का मामला, रिश्वत का मामला और दंगा का मामला। ये सब के सब आपको फौजदारी के मामले हैं। तो हमने देखा ना, फौजदारी का मामला और दीवानी का मामला दोनों में क्या भेद है और कौन कौन के इन दोनों के अलग अलग उदाहरण हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं और जानते हैं कि क्या है आगे प्रश्न में। मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं और न्याय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। मान लीजिए आप जज हो गए, तो आप किस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो उत्तर क्या होगा? यदि मैं एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता तो इस बात का खास ध्यान रखूंगा या रखूंगी कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले और ना ही कोई दोषी कानून की नज़र में बच सके। यह ध्यान रखता है या रखती। अगर आप लड़की होंगे तो रखूंगी लिखिएगा, लड़का होते तो रखूंगा लिखते। क्लियर है? आइए आगे देखते। अगला प्रश्न क्या है? ये संभवतः अंतिम प्रश्न है। भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं कि न्याय प्रणाली में क्या क्या कमियां हैं। तो कमियों को देखते हैं। कमियां क्या क्या? आपको जनसंख्या के अनुपात में न्यायालयों का बेहद कम होना, न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का कम होना, कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल होना, कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होना और सुनवाई और फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगना। ये आपके की कुछ कमियां हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में है। और देखिए इसको दूर कैसे किया जा सकता है भाई? उपरोक्त कमियों को निम्नलिखित उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है। क्लियर है? कैसे दूर किया जा सकता है? न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर, न्यायाधीशों की नियुक्ति करके, निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता करके, सुलह एवं लोक अदालतों द्वारा फैसला कराकर। ये कुछ जो आपको उपाय हैं, इसके द्वारा न्याय की प्रक्रिया जो है वो जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। ये सारे प्रश्न इस पाठ के थे। आशा है आपको इस पाठ के में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है और पाठ के जो प्रश्न है वो सारे आपको मिल गए होंगे। लगभग सारे के सारे जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो मैंने इसको क्लियर कर दिया गया है। आशा इसको आप याद करके रखेंगे और इससे आपको लाभ होगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़े होने के लिए आप यदि सब्सक्राइब आपने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें। धन्यवाद आपका। जय हिंद।